अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यह है डाकू नीलम का 5वां हिस्सा। नौकर अलग महवे गुफ्तगू थे और वो उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अब वो फिर चलते जा रहे थे। आगे वसी मैदान था और घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। ठंडी हवा दिलो दिमाग को फ़र्क पहुंचा रही थी। 9 घंटे की तवील मुसाफत के बाद खौफनाक जंगल शुरू हो गया। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और उनकी बड़ी बड़ी शाखें झुंड बनाए हुए थीं। उनमें दरिंदों की मौजूदगी यकीनी थी और जंगल के आखिरी सिरे पर भूरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही थीं। उन्होंने जंगल के सर पर बैठकर खाना खाया और कुछ देर सुस्ताने लगे। सूरज डूबने से पहले उनको भूरी पहाड़ों तक पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि रात होने पर जंगली जानवरों का पूरा अंदेशा था। राजा ने भगवान का नाम लेकर जंगल में घोड़ा डाल दिया और उसके साथ मंत्री ने भी दूसरे साथियों के साथ घुस पड़ा। अब उनके एक तरफ जंगली दरख्त और खारदार झाड़ियाँ थी और दूसरी तरफ चट्टानों से ढकी हुई खाइयाँ थी जिनकी गहराई अता थी। वो चलते रहे यकायक राजा का घोड़ा हलीफ हो गया। राजा ने चौंक कर देखा, बाएं जानिब से एक चीता शान बेनियादी से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमकदार थीं, चेहरा वसीला था, लाल ज़बान बाहर निकली हुई थी। जब तक राजा राइफल संभालता उसने करीब आकर घोड़े पर छलांग मार दी, लेकिन खुशकिस्मती से ये कहिए कि अभी मौत के कई बहाने और ज़िंदगी के कई सहारे होते हैं। राजा को भी जिंदा रहना था, इसलिए उसका घोड़ा बिदक गया और चीता अपने ही जोरों में चट्टान से जा टकराया। वो फिर बड़ी फुर्ती से हमलावर हुआ, लेकिन इस बार मंत्री उसकी झपट में था। मंत्री की खौफ से चीख निकल गई, मगर दूसरे ही लम्हे शाएं 2 गोलियां चली और चीता अपनी खोपड़ी की खैर मनाते हुए गहरी खाइयों में लड़ता चला गया। एक नौकर ने अपनी राइफल से चीते की खोपड़ी के पटाखे उड़ा दिए थे। बादशाह ने उस नौकर को तारीफी नज़रों से देखा। बहुत ठीक, तुम्हारी बर वक्त मदद से मैं सलामत रहा हूँ। मैं तुम्हारी इस बहादुरी को दिलो जान से सराहता हूँ। मंत्री ने उस नौकर से कहा। जी हाँ, आपकी ज़रा नवाजिया, वरना मैं किस लायक हूँ, नौकर ने खांसते हुए जवाब दिया। वो फिर आगे बढ़ गए। सूरज गरूब होने का था, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ परवाज़ कर रहे थे और सुहाना और पुरकैफ वक्त था। जब ये छोटा सा काफिला जंगल के आखिरी सिरे पर पहुंचा, पूरी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वो दरिंदों से बचकर रात बसर कर सकें। जल्द ही उन्होंने एक ऐसा घर तलाश कर लिया था जिसका दहाना तंग था, लेकिन अंदर से वो काफ़ी कुशादा था। उन्होंने अपनी बत्तियां रोशन करके सोने का बंदोबस्त कर लिया। सुबह होने पर नौकरों ने आग मिलाकर रोटियां बनाई और इस तरह कच्चा पका नाश्ता करके 8 बजे उन्होंने नक्शे के मुताबिक उस मगरमच्छ को ढूंढना शुरू कर दिया। मंदिर जनूब की जानिब, राजा एक नौकर शुमार की जानिब और बाकी 2 मगरिब मशरिक की सिमत में रवाना हो गए। तकरीबन 2 घंटे की दौड़ धूप के बाद उन्होंने एक मगरमच्छ का पता लगा लिया जो एक चट्टान से तराश कर बनाया गया था और आसपास के टीलों से बिल्कुल पोशीदा था। राजा ने मंत्री से कहा, मगर नक्शे के मुताबिक यहाँ वो आदमी नहीं है जो तुम दबा रहा है। जी हजूर, मैं भी इस पर गौर कर रहा हूँ, नक्शे में और इशारा भी नहीं है। वो सोचने लगे, क्योंकि कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था और ये मुमकिन नहीं था कि मगरमच्छ ये खजाना हो। बातों बातों में गैर इरादी तौर पर राजा उस मगरमच्छ पर बैठ गया। एक ज़ोरदार घरघराहट हुई और एक लम्हे बाद मगरमच्छ ने मुंह चीर फाड़ना शुरू कर दी और वो हैरत ज़दा हो गया। मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ था और अंदर जीना दिखाई दे रहा था। शायद दम और बैठने से ऐसा हुआ है। नक्शे में जो आदमी दिखाया गया था और शायद इसी की तरफ इशारा और राजा ने जवाब दिया, जो भी हैरत में पड़ा हुआ था। जी हजूर, मुमकिन है, बड़ी दिमागसूजी से काम लिया गया है, किसी के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती। मंत्री ने जवाब देकर नक्शे को देखा। मगरमच्छ के आगे 13 लिखा होता। थोड़ी देर में वो
टकटरते हुए सीने के अंदर उतर गए। गहरा अंधेरा था, टार्चों की रोशनी अपने दायरों तक महदूद थी और अंधेरे को पूरी तरह नहीं चीर सकती थी। 13 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक नौकर की चीख सुनाई दी कि सब ने अपने कदम रोक लिए और आंखें फाड़ कर देखा। आखिरी सीढ़ी के बाद एक 4-5 फीट चौड़ी खाई थी और जिसकी गहराई का कोई पता नहीं था। वो नौकर उसी में लुढ़कता जा रहा था। ओ महाराज, अब हमें सोच कर कदम रखना चाहिए, मंत्री ने कहा। हाँ, देखो, अगर मैं आगे होता तो मेरी लाश का भी इस खदमतगार की तरह पता ही ना होता, राजा ने कहा। मंत्री ने फिर टॉर्च की रोशनी में नक्शे को देखा। 13 का मुहिमा तो हाल हो गया, मगर आगे खुफिया बटन तहरीर था। उन्होंने इधर उधर उस बटन को तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी वो मिल गया। अभी मंत्री ने बटन को दबाना शुरू ही किया था कि उस गहरे गड्ढे खाई नुमा पर एक 4 फीट चौड़ी और 7-8 फीट लंबी पत्थर की सिल आकर बिछ गई। उन्होंने उस सिल पर होकर खाई को पार किया। अब वो किसी हाल में आ गए थे जहाँ अंधेरे में कमी आ गई थी और घुटन भी करीब करीब ख़त्म होने को थी। नक्शे के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी ताज्जुब की इंतहा तब हुई जब वो घंटा भर चलते रहे और वहीं आकर रुक गए जहाँ से वो रवाना हुए थे। बड़े इसरार पैदा हो रहे थे। राजा खौफजदा लहजे में बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम रास्ता निकाल लेंगे। मंत्री ने ढारत बंधाई। इस दफ़ा वो दाएं जानिब रवाना हुए। थोड़ी देर में वो एक दरवाजे के सामने आ गए थे जिसमें कवाड़ ना थे और वो खुला हुआ था। फिर नक्शे को देखा गया, उस पर भी ऐसे दरवाजे की निशानदेही की गई थी, लेकिन ख़तरा लिखा हुआ था। इस दरवाजे में भला क्या ख़तरा हो सकता है? बादशाह बोला, कोई ना कोई ख़तरा ज़रूर है, वरना नक्शे में कोई वाज़ा किया ना जाता। तो फिर क्या करना चाहिए? बादशाह ने कहा, मैं बगैर सोचे समझे अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो नुकसान का बाइस हो। मंत्री ने कहा, एक नौकर राजा की इजाज़त से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, ऊपर से एक बहुत बड़ा सा पत्थर उसके सर पर आ गिरा। उसकी चीख बुलंद हुई और वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। राजा और मंत्री घबरा गए और अब वो नौकर की लाज भी नहीं उठा सकते थे। देर तक वो इस सूरत हाल पर गौर करते रहे, लेकिन तदबीर समझ में नहीं आई। दो नौकर अपनी जान गंवा बैठे थे। अब सिर्फ वही नौकर बचा था जिसने चीते से मंत्री की जान बचाई थी। राजा सोच के समुद्र में डूबा हुआ था। वो सोचते रहे, उनकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। मंत्री कभी नक्शे को देखता और कभी चौपट दरवाजे को। आधा घंटा बाद मंत्री के चेहरे पर एक अजीब चमक मंत्री ने उस सिपाही के चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी। उसने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, हो सकता है कि दरवाजे का तल्लुक सिर्फ दहलीज से और उस पर कदम रखते ही पत्थर गिरता हूँ। मैं दहलीज को फलांग कर देखता हूँ, हो तो सकता है, राजा ने सोचते हुए कहा, लेकिन तजुर्बे के लिए मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे सकता। कहीं हमें तुमसे भी हाथ न गंवाना पड़ ले। मंत्री ने अभी अपना ख्याल जाहिर किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राजा और मंत्री के बेहद मना करने पर वो दहलीज को फलांग गया और उसकी हैरत और खुशी से चीख निकल गई जब वो दूसरी तरफ सही सलामत पहुंच गया। राजा और मंत्री भी छलांग मारकर दूसरी तरफ पहुंच गए। उसकी पीठ ठोंकी। राजा ने कहा, हम तुम्हें वापस होने पर मालो माल काट देंगे और दरबार में ऊंचा ओहदा देंगे। जी हजूर, आपकी ज़रा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल हूँ? उसने कांपते हुए इंकसारी से कहा। फिर वो आगे बढ़ गया। वो एक ऐसे कमरे में थे जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था और खिड़की से कूदकर अंदर आ रहे थे। दूसरी तरफ जाने वाला रास्ता भी नहीं था। फिर नक्शा निकाल के गौर से देखा गया। खिड़की के आगे उसमें एक छिपकली बनी हुई थी। उन्होंने छिपकली को तलाश किया जो कमरे की दीवार पर मिल गई। फिर यह पत्थर की थी और उस पर छिपकली के रंग की मुनासबत से रंग करवाया गया था और वो दूर से बिल्कुल असली छिपकली नजर आ रही थी। मंत्री ने उसे
उठाना चाहा, मगर उन्होंने ये करिश्मा देखा कि एक सामने की दीवार एक झटके के साथ दूसरी तरफ हट गई है और वो एक दरवाज़ा सा बन गया है। वो अब उस दरवाजे में दाखिल होकर दूसरी तरफ चले गए।